गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास बच्चों। कल हमने चैप्टर 8 कंप्लीट किया था और लास्ट टॉपिक था कि कैसे जो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज है उसको कम किया जाए। तो कुछ स्टेप्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। एट द एंड क्या है कि जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा इस विशियस सर्किल में डूब जाता है ड्रग्स और अल्कोहल के, तो डॉक्टर्स की हेल्प लेके, प्रोफेशनल की हेल्प लेके, मेडिसिन के द्वारा इस आदत को, लत को छुड़ाया जा सकता है। आज बच्चों अपन नया चैप्टर ले रहे हैं, स्ट्रेटजीज फॉर द एनहांसमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जनरली बच्चों क्या है कि वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलेशन है वो काफी बढ़ी है पिछले काफी सालों में, या पिछले पूरे जो डिकेड में, या पूरे 100 सालों में ना काफी इंक्रीज हुई है। सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो चाइना की है, सेकंड नंबर पर आता है इंडिया। तो इंडिया की भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी ज्यादा है और पॉपुलेशन काफी है। तो जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन की सबसे बड़ी जो डिमांड या जो क्या कहते हैं नीड रहती है वो फूड की रहती है। सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो फूड की अवेलेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन की फूड की डिमांड को कैसे पूरा किया जाए, और उसके लिए कई सारी स्ट्रेटेजीज हैं जो अपनाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा, ठीक है ना। तो ये चैप्टर सारा उसी से रिलेटेड है कि कैसे फूड रिसोर्सेज को एनहांस किया जाए, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को अपनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं लाइव स्टॉक। सेकंड लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, लाइव स्टॉक का मतलब होता है पशु संपदा, पशुधन, ठीक है। तो कोई व्यक्ति है, उसके पास में मान लो काफी 20 या 30 कैटल्स हैं, तो वो उसका पशुधन हो गया, लाइव स्टॉक हो गया। ओके बच्चों। फिर लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री जो है साइंस की, बायो की या वेटनरी साइंस की एक ब्रांच है, जिसके अंदर एनिमल्स को पालना, उनको रियर करना, उनकी ब्रीडिंग करवाना, ठीक है ना, उनसे उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट हैं उनको देखा जाता है, ठीक है ना। तो एनिमल हस्बेंड्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और ब्रांच ऑफ वेटनरी साइंस which deals the rearing of the animals, cattle, okay, and उनका देख रेख करना, उनको संभाल करना, उनकी ब्रीडिंग करवाना, उनसे प्रोडक्टिविटी लेना। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, ठीक है बच्चों। अब लेते हैं फार्म मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं फार्म मैनेजमेंट। फार्म मैनेजमेंट में फर्स्ट है डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म बच्चों, नेचुरली जो मिल्क जो है वो हमारे फूड का पार्ट है, और मिल्क के द्वारा बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो घी है, चाहे वो क्रीम है, बटर है, या और दूसरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे हमें जो दूध से मिलते हैं वो डेली लाइफ के रूटीन में काम आने वाले प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो दूध से काफी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, इवन जो स्वीट्स हैं वो भी मिल्क से ही बनती है। तो जो मिल्क है वो हमारे फूड का पार्ट है। और आपको पता है कि रोजाना एक नॉर्मल परिवार में 1 से 2 लीटर जो है मिल्क है यूटिलाइज होता ही है। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा है तो ज्यादा मिल्क की डिमांड रहती है। तो मिल्क की पैदावार को भी बढ़ाना चाहिए, या इस पर काम किया जाता है। तो भारत में भी कई सारे ऐसे रिसर्च सेंटर है, जैसे कि NDRI करनाल है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, मॉडर्न डेयरी है, मदर डेयरी है, ठीक है। तो काफी सारे अपने शहर के अंदर, बीकानेर के अंदर मिल्क फूड डेयरी करके है। तो इनका काम होता है कि जो लोकल सेंटर्स हैं, गाँव के अंदर जो लोकल सेंटर हैं, या टाउन्स के अंदर जो लोकल सेंटर्स हैं, वहां से मिल्क का कलेक्शन करना,
और उस मिल्क को कलेक्ट करके जो बड़ी डेयरी इंस्टीट्यूट हैं या डेयरीज हैं वहां पर देना, और फिर वहां से वो जो मिल्क है पास्चुराइज होके आगे सप्लाई होता है। तो नेचुरली बच्चों मिल्क का एक बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं एक चेन है, एक सर्किल है जो इस काम को करता है। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन और काफी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मिल्क आता कहाँ से है। डेयरी फार्म मैनेजमेंट की बात करते हैं। जनरली बच्चों डेयरी फार्म एक फार्म का, एक खेत का ही एक पार्ट हो सकता है, या एक जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके साइड में एक डेयरी फार्म लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो पशु हैं, जो कैटल्स हैं, काउज हैं या बफेलोज हैं, उनको रखा जाता है और उनकी देखरेख की जाती है, उनको प्रॉपर केयर किया जाता है और उनसे मिल्क को कलेक्ट किया जाता है और उस मिल्क को कलेक्ट करके फिर आगे सेंड किया जाता है। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में यह है कि जो डेयरी फार्म है वो शहरों से दूर और खुले एनवायरनमेंट में होने चाहिए। हाँ, कवर्ड हो लेकिन वेंटिलेटेड हो, पूरी हवादार हो। बच्चों मैंने ये स्टडीज में पता लगाया है कि जब फेवरेबल टेम्परेचर आता है, जब विंटर्स आते हैं, तो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, मिल्क का कलेक्शन बढ़ जाता है। तो इसका रीजन यही है कि जैसे हम लोग समर्स में या अनफेवरेबल कंडीशंस में अनकंफर्ट हो जाते हैं, नेचुरली केटल्स आर आल्सो गेट अफेक्टेड बाय द अनफेवरेबल कंडीशंस। ओके, तो जो कैटल्स है वो भी अफेक्ट होते हैं नेचुरली। वो जब अफेक्ट होते हैं फिजिकली, तो उनका जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो भी गिर जाता है। तो जहां भी पशुओं को रखा जाए वो पूरा वेंटिलेटेड हो, वहां प्रॉपर हवा की फैसिलिटी हो, अगर नहीं हो तो वहाँ कूलर की फैसिलिटी की जाए। रोजाना वो जहाँ कैटल्स को रखा गया है वहाँ डेली सफाई हो, डेली वहां पर जो है उन पशुओं को नहलाया जाए, जो कैटल्स हैं उनको नहलाया जाए, है ना, जिससे वो हेल्दी रह सके, उन्हें बीमारियां ना लगे। अगर कोई पशु बीमार हो जाता है तो उसको प्रॉपर केयर किया जाए, उसका वेटनरी डॉक्टर के द्वारा इलाज करवाया जाए, ठीक है। और उनको टाइम टू टाइम न्यूट्रिशनल फूड, अच्छा भोजन दिया जाए जो न्यूट्रिशनल हो, जिससे उनमें मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। और हर महीने जो है रेगुलर विजिट रखी जाए वेटनरी डॉक्टर्स की, जो उस फार्म में, उस डेयरी फार्म में उन जो कैटल्स हैं उनको अच्छे से संभाल सकें, उनको सही से केयर कर सके, और उनकी कोई डिजीज है तो उसको ट्रीट कर सकें। तो डॉक्टर्स की विजिट होनी जरूरी है डेयरी फार्म के अंदर। ओके बच्चों, इसके बाद में जो मिल्क का कलेक्शन होता है उसको प्रॉपरली सही तरीके से कलेक्शन करके, उसको स्टोर करके और आगे भेजा जाए, आगे जो मिल्क डेयरीज हैं वहां पर भेजा जाए। बच्चों चलो ये बात चल गई है तो एक टॉपिक एक बता ही देता हूँ कि पास्चुराइजेशन क्या है। जनरली क्या होता है बच्चों के जो मिल्क है उसके अंदर इंफेक्शन, क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो होते ही हैं जो कच्चा दूध होता है। तो क्या करते हैं कि जब डेयरी फार्म से मिल्क का कलेक्शन हो जाता है और फिर उसको जब आगे सेंड किया जाता है, तो डेयरीज के अंदर इस मिल्क को पास्चुराइज किया जाता है जिससे वो दूध खराब ना हो। तो उसको क्या करते हैं, उस मिल्क को प्लांट के अंदर से गुजारा जाता है। हाँ, तो बच्चों क्या करते हैं कि प्लांट्स के अंदर से जो मिल्क है उसको निकाला जाता है। तो पहले मिल्क को जो है हीट किया जाता है 72 डिग्री टेम्परेचर पर, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको हीट किया जाता है। तो इतना हीट करने पर जो माइक्रोब्स हैं मिल्क के अंदर वो किल हो जाते हैं। फिर सडनली उनको अचानक फिर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उसको चिल्ड कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम पास्चुराइजेशन कहते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जब हीट मिलती है तो माइक्रोब मर जाते हैं, किल हो जाते हैं, और जब सडनली उसको चिल्ड कर दिया जाता है मिल्क को 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो मिल्क है वो चिल्ड हो जाता है और फिर वो अगले 4-5 दिन तक खराब नहीं होता है और वो सेफ रहता है मिल्क, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन कहते हैं। तो डेयरी इंडस्ट्रीज के अंदर क्या करते हैं, मिल्क को पास्चुराइज करके बड़े जो टैंकर्स हैं उनमें फिल कर दिया जाता है। एडिशनली बता रहा हूँ ये सब, और फिल करके 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर पर ही एनक्लोज उसको सील्ड करके फिर आगे भेजा जाता है। और 3 से 4 दिन तक वो दूध, या 5 दिन तक भी दूध के कुछ नहीं बिगड़ता, वो कुछ खराब नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो ये है, तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ये था। नेक्स्ट लेते हैं। अच्छा एक चीज और, कई सारी ब्रीड्स हैं, अच्छी सुपीरियर ब्रीड्स भी हैं काउस की, बफेलोज की।
जिनमें मिल्क की पैदावार ज्यादा है। तो उन कैटल्स को, उन ब्रीड्स को अगर क्या कहते हैं पाला जाए तो वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर बच्चों जो मेनली जो चिक्स हैं, जो बर्ड्स हैं, इनको पाला जाता है एग के लिए, अंडों के लिए, फीडर के लिए इनको पाला जाता है। और ये भी जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो फार्म है या खेत है, उनका एक पार्ट हो सकता है, उस पर वहां एक सेक्शन बनाया जा सकता है। इसका रीजन ये है बच्चों, जो पशुपालन जो है, पशुपालन जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ काम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पशु जब पाला जाता है तो पशुओं का जो एक्सक्रीटा है वो मैन्योर के रूप में काम आ सकता है एग्रीकल्चर लैंड के लिए, तो उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। ठीक है, और एग्रीकल्चर से जो भी चारा या वेस्ट निकलता है वो एज ए फूड काम आ सकता है उन कैटल्स के लिए। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड जॉब्स हैं, तो ये साथ में की जाए तो ज्यादा बेटर है और इसमें मुनाफा भी ज्यादा रहता है। ठीक है, साथ ही साथ खेती के साथ में पोल्ट्री फार्मिंग भी की जा सकती है। तो एक सेक्शन बनाया जा सकता है जहां पर जो चिक्स हैं, जो मुर्गियां हैं, उनको पाला जाए। ठीक है, उनको प्रॉपर वेंटिलेशन मिले, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड मिले, उनकी प्रॉपर केयर हो, उनको रियर किया जाए, और जो उनसे एग प्राप्त होते हैं उन एग को कलेक्ट करके फिर आगे उनको मार्केट में सेंड किया जा सकता है। साथ ही साथ जो बर्ड्स हैं या जो मुर्गे मुर्गियां हैं, इनको जो है इनके फीडर्स के लिए भी पाला जाता है, इनके पंखों के लिए भी पाला जाता है। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग में आते हैं। इनमें चिक्स को, टर्कीज को, दूसरे बर्ड्स को भी पाला जाता है इनके एग्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो जो एग है वो भी मील का, फूड का पार्ट है पॉपुलेशन के लिए, किसी एरिया की पॉपुलेशन के लिए डेली फूड का ही पार्ट है एग भी। ओके बच्चों, तो पोल्ट्री फार्मिंग के अंतर्गत जो बर्ड्स हैं इनको पाला जाता है और इनसे एग्स को प्राप्त किया जाता है। अब लेते हैं बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक, एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग में बच्चों दो टॉपिक हैं, एक तो है इन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, और सेकंड है आउट ब्रीडिंग। इन पहले इन ब्रीडिंग करेंगे, सेकंड है आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग, सबसे पहले बात करते हैं एनिमल ब्रीडिंग क्या है बच्चों। अच्छे क्या होता है कि सुपीरियर सुपीरियर एनिमल कौन है? सुपीरियर एनिमल वो है जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, डिजीज रेजिस्टेंस पावर है, और अच्छे कैरेक्टर्स हैं उनके उनके अंदर, तो उसे हम सुपीरियर एनिमल कहते हैं। तो बच्चों ह्यूमन पर तो ये इथिकल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन एनिमल्स के ऊपर जो है एनिमल ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और एनिमल ब्रीडिंग के द्वारा सुपीरियर ब्रीड को डेवलप किया जाता है, सुपीरियर ब्रीड को, नस्ल को डेवलप किया जाता है। तो एनिमल ब्रीडिंग के अंदर क्या करते हैं कि कोई सुपीरियर मान लो एनिमल है, उसको एक इंफीरियर एनिमल से क्रॉस कराकर जो इंफीरियर जो ब्रीड है उसके अंदर, उसकी जो नई जनरेशन है उसमें अच्छे कैरेक्टर्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। ओके बच्चों, तो ये है। तो एनिमल ब्रीडिंग एक कंट्रोल्ड प्रोग्राम होता है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है, जो कि रिसर्च सेंटर्स जो है, एनिमल रिसर्च सेंटर्स हैं, वहां पर उनके बीच में कराया जाता है। और ऐसा इसलिए भी कराया जाता है जिससे उस स्पीसीज का सर्वाइवल बना रहे। नहीं तो अगर लो कैरेक्टर वाली एनिमल ब्रीड होगी तो वो धीरे धीरे क्या होगा, जो है रिमूव होती चली जाएगी सिस्टम से। तो यहाँ पर बच्चों पहले हम लेते हैं इन ब्रीडिंग और सेकंड लेते हैं आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग क्या है? इन ब्रीडिंग क्या है कि बच्चों जब एक ही ब्रीड के या सिमिलर टाइप के जो एनिमल्स हैं उनके बीच में यदि क्रॉस होता है तो उसे हम इन ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, ऐसे ऐसे एनिमल्स जिनकी ब्रीड सेम है, जो कि सिमिलर हैं, और 4 to 6 जनरेशन तक उनके एंसेस्टर भी सेम है,
तो ऐसे एनिमल्स को क्रॉस कराना, इसे हम क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग भी कहते हैं। तो कई बार ये क्या कहते हैं, फायदेमंद भी है, क्योंकि कई बार मान लो अच्छे गुणों वाली नस्ल है, अगर अच्छे कैरेक्टर्स वाली ब्रीड है और उनका आपस में क्रॉस हो रहा है और वो सिमिलर हैं, सेम ब्रीड के हैं, तो वो जो कैरेक्टर्स हैं वो अगली जनरेशन तक भी बने रहते हैं। ठीक है, तो इनब्रीडिंग कराने से, एक ही ब्रीड के, एक ही नस्ल के एनिमल्स के बीच में बार बार क्रॉस कराने से होमोजाइगोसिटी क्रिएट होती है। मतलब उनमें कैरेक्टर्स के लिए जो एलियंस सिमिलैरिटी है वो बढ़ती चली जाती है। ओके, दोबारा सुन लीजिए, जब सिमिलर ब्रीड के एनिमल्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उनमें होमोजाइगोसिटी जनरेट होती है, जो एलियंस की सिमिलैरिटी है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो मैंने बताया कि फायदेमंद भी है, अगर अच्छे कैरेक्टर्स अगर ट्रांसमिट हो रहे हैं अगली जनरेशन में, तो नेचुरली वो जो अच्छे कैरेक्टर वो बने रह रहे हैं अगली जनरेशन तक भी। ठीक है, लेकिन हाँ, तो बच्चों होमोजाइगोसिटी का मतलब है कि कैरेक्टर्स के लिए जो एलियंस की सिमिलरिटी है वो बढ़ना, तो ये क्या कहलाता है, होमोजाइगोसिटी कहलाता है। अब यहाँ पर एक हम लेते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, कई बार बच्चों इन ब्रीडिंग का हार्मफुल एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है। हार्मफुल एस्पेक्ट ये है कि अगर मान लो एक ही ब्रीड के एनिमल्स के बीच में बार बार क्रॉस हो रहा है और उनके एंसेस्टर सेम है, तो हो सकता है कि उनके जो इंफीरियर जो कैरेक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं, वो अगली पीढ़ी में बढ़ते चले जाएं, और ऐसा होने से जो ब्रीड है, जो एनिमल स्पीसीज है, उसके सर्वाइवल पर भी खतरा आ जाता है। तो कैरेक्टर्स में, ट्रेड्स में क्या कहते हैं, कमी आना, गिरना, इसे हम क्या कहते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये चीज है, तो इन ब्रीडिंग का ये हार्मफुल एस्पेक्ट है। अब थोड़ा सा मैं लीक से हटूंगा बच्चों, मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मान लो कोई लड़का है, एजुकेटेड है, अच्छा पढ़ा लिखा है, 25+ एज है और बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो और अगर उसकी मैरिज ऐसी लड़की से होती है जो कि अनटैलेंटेड है और ज्यादा नॉलेज नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो अगली जनरेशन में जो उनके बच्चे होंगे उनमें हाफ ऑफ कैरेक्टर, हाफ ऑफ क्रोमोसोम दोनों पेरेंट्स के जाएंगे, तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन फिर भी ठीक रहेगी। ठीक है, फिर भी वो सरवाइव कर जाएंगे क्योंकि फादर के कैरेक्टर अच्छे हैं। ठीक है, अगर मान लो लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा माइंड अच्छा है उनका, और उनकी ऐसे लड़के से मैरिज होती है जो कि बहुत ज्यादा दिमागी नहीं है, बहुत ज्यादा नॉर्मल आईक्यू वाला व्यक्ति है, उनकी अगली जनरेशन में भी हाफ ऑफ जो कैरेक्टर है दोनों पेरेंट के जाएंगे और वो भी फिर भी सरवाइव करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो लड़का और लड़की दोनों ही कम आईक्यू वाले हैं, कम टैलेंटेड हैं, कम नॉलेज है उनको, कम समझने की कैपेबिलिटी है, तो क्या होगा कि ऐसे पेरेंट के बच्चे फिर ज्यादा सरवाइव नहीं करेंगे। मतलब ऐसे पेरेंट के जो बच्चे होंगे उनमें माता और पिता दोनों में ही अच्छे कैरेक्टर्स नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, और वो इंटेलिजेंस ही नहीं है, तो वो ये चीज उनके बच्चों पर रिफ्लेक्ट करेगी और उनके बच्चे बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं निकलेंगे और वो जीवन की रेस में सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट को समझें आप। और अगर मान लो मदर फादर दोनों ही ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है, तो नेचुरली आप कभी अपने सराउंडिंग एरिया में देखिए, उनकी फैमिलीज में आगे बच्चे भी तेज तर्रार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और अपने फील्ड में वो काफी आगे तक बढ़ते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप यूं समझें। तो इसी तरीके से वापस हम आते हैं एनिमल्स पर भी और प्लांट्स पर भी। ऐसा प्लांट्स और एनिमल्स में भी होता है कि अगर मान लो कोई एक एनिमल है जो सुपीरियर है और उनका इंफीरियर एनिमल से जो है इंटरेक्शन हो रहा है और उनसे जो नए कैटल्स मिल रहे हैं, तो उनमें हाफ ऑफ कैरेक्टर दोनों पेरेंट के होंगे और वो एनिमल फिर भी सरवाइव कर जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही और
दोनों ही पेरेंट इंफीरियर कैरेक्टर वाले कब होंगे? जब वो एक ही नस्ल के होंगे, एक ही ब्रीड के होंगे, एक ही फैमिली के होंगे, ठीक है ना। तो जब वो एक ही ब्रीड के होंगे तो उनमें इंफीरियर कैरेक्टर दोनों में ही होंगे, क्योंकि उनके एंसेस्टर सेम थे। और उनका बार बार क्रॉस होने पर क्या होगा कि उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो गिरते चले जाएंगे, कमी आ जाएगी उनमें, और इसे हम क्या कहते हैं? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। ओके, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को वापस से सही करने और सुपीरियरिटी लाने के लिए जो है आउट ब्रीडिंग करवाई जाती है। आउट ब्रीडिंग क्या है कि अगर मान लो कोई दो डिसिमिलर एनिमल है, उनके गुणों में डिफरेंसेस हैं, उनके बीच में अगर क्रॉस होता है तो उसे हम आउट ब्रीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? आउट ब्रीडिंग कहते हैं। तो इसमें बच्चों कई 3 टाइप है। एक तो है आउट क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग। सेकंड हम लेते हैं बी, क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस क्रॉस ब्रीडिंग। और नेक्स्ट हम लेते हैं इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों ध्यान से देखिए, आउट ब्रीडिंग मैंने बता दिया कि दो ऐसे एनिमल जो डिफरेंट हैं, उनके कैरेक्टर्स में डिफरेंस है, उनके बीच में अगर क्रॉस हो रहा है तो आउट ब्रीडिंग है। ये 3 तरीके का हो सकता है। एक तो लेते हैं आउट क्रॉसिंग, अगर एक ही नस्ल के, एक ही ब्रीड के एनिमल जिनके 4 से 6 जनरेशन तक एंसेस्टर सेम नहीं है, डिसिमिलर है। दोबारा सुन लीजिए, एक ही ब्रीड के ऐसे एनिमल जिनके 4 to 6 जनरेशन जो है वो सेम नहीं है, एंसेस्टर सेम नहीं है, उन और वो अपने कैरेक्टर्स में भी डिफरेंट हैं, एक दूसरे से डिसिमिलर हैं, उनके बीच में यदि क्रॉस होता है तो दिस इज कॉल्ड आउट क्रॉसिंग। इसे हम क्या कहते हैं? आउट क्रॉसिंग कहते हैं। समझ में आई बात? फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ऐसे एनिमल्स, एक ही ब्रीड के, एक ही नस्ल के ऐसे एनिमल या कैटल जिनका क्रॉस कराया जाता है और जिनके 4 to 6 जनरेशन तक जो एंसेस्टर्स हैं वो सेम नहीं है, अलग अलग है, डिसिमिलर है, तो फिर इसे हम क्या कहते हैं? आउट क्रॉसिंग कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्या है? कि जब दो डिफरेंट ब्रीड के, जब दो अलग अलग ब्रीड के एनिमल्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो इसे हम क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। यहां ध्यान रखना, बीकानेरी एवीज, बीकानेरी सीप की एक ब्रीड डेवलप की गई है क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा, बीकानेरी एवीज एंड बीकानेरी एवीज एंड मैरिनो रेन। पंजाब के अंदर बीकानेरी एवीज जो भेड़ है और जो मैरिनो रेम्स है, इनके बीच में क्रॉस कराया गया और इनसे ईस्टरडेल, ईस्टरडेल जो ब्रीड है वो डेवलप की गई है। दोबारा सुन लीजिए, भेड़ की, शीप की एक ब्रीड डेवलप की गई है क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा। किसके द्वारा? बीकानेरी एवीज और मैरिनो रेन। पंजाब के अंदर मैरिनो रेन, बीकानेरी एवीज और मैरिनो रेन्स के बीच में क्रॉस कराकर ईस्टरडेल जो शीप की ब्रीड है डेवलप की गई है, जो कि सुपीरियर है अपने कैरेक्टर्स में। तो क्रॉस ब्रीडिंग इसे कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है कि दो अलग अलग स्पीसीज के जो एनिमल्स हैं, मेल डोंकी, मेल डोंकी एंड क्रॉस विद फीमेल हॉर्स, फीमेल हॉर्स, फीमेल हॉर्स, ठीक है। और इनका क्रॉस हुआ बच्चों, इनका क्रॉस होके म्यूल,
जो दो अलग जातियों की, दो अलग अलग स्पीसीज के एनिमल्स के बीच में यदि क्रॉस होता है तो इसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। रिपीट कर रहा हूं, दो डिफरेंट स्पीसीज के एनिमल्स के बीच में क्रॉस करवाया जाए या क्रॉस होता है तो उससे इसे हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। और इस तरीके से जो नया एनिमल पैदा होता है उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपने खच्चर का नाम सुना होगा, जिसे हम इंग्लिश में म्यूल कहते हैं। जो म्यूल है वो दौड़ता अच्छा है, रनिंग अच्छा करता है, एक्टिव अच्छा है, बहुत एक्टिव होता है, लेकिन वो बाहर भी होता है। तो ये एक हाइब्रिड है। ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। मेल डोंकी, नर गधा, एंड इट क्रॉसेस विद द फीमेल हॉर्स। इसका क्रॉस जब फीमेल हॉर्स से करवाया जाता है तो इससे जो नेक्स्ट जो प्रोजेनी मिलती है उसे हम म्यूल कहते हैं, जो बेटर है, रनिंग में एक्टिव है, और जो बोझा ढोने में, है ना, क्या कहते हैं, वेट को कैरी करने में काफी उपयोगी है। तो दोनों, क्योंकि जो गधा है वो दौड़ता तेज नहीं है लेकिन वो भार अच्छा उठा लेता है, लेकिन जो हॉर्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, रनिंग अच्छी करते हैं, दौड़ते अच्छे हैं वो, लेकिन वो भार नहीं उठाते। तो दोनों का क्रॉस करके इनका एक इंटरमीडिएट, इनका एक हाइब्रिड डेवलप कर दिया गया। तो ये है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आगे बढ़े बच्चों, चलिए। इस चैप्टर में वैसे छोटी छोटी डेफिनेशंस और टॉपिक पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट लेते हैं, हाँ, एक बच्चों हो सकता है थोड़े टाइम बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल से रिगार्डिंग भी आपको गाइड करूं, और प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कैसे करने हैं, क्या करने हैं, वो सब भी मैं आपको गाइड करूंगा। बच्चों प्रैक्टिकल फाइल के लिए अपन को पेजेस वाली, जो पेज आते हैं व्हाइट और लाइनिंग वाले पेजेस, वो यूज करने हैं। और एक फोल्डर आता है धागे वाला, वो अपन को यूज करते हुए प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी है। प्रैक्टिकल फाइल जो बनानी है, टर्म फर्स्ट आपका नवंबर में होगा और टर्म सेकंड एग्जाम जो है मार्च में होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को बनानी होगी टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड। ओके, और बकायदा दोनों का प्रैक्टिकल जो भी असेसमेंट है या एग्जाम है वो भी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैं सारी गाइडेंस दूंगा आपको, और आपको सिलेबस भी प्रोवाइड करा देंगे कि भाई ये एक्सपेरिमेंट्स आपके कोर्स में है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड ब्रीडिंग कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इसमें हम सबसे पहले लेते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिड इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। और एक लेते हैं बच्चों MOET, MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, है ना। तो इसको ध्यान से देखिए, ये टॉपिक कवर करके अपन क्लास को रोकेंगे, है ना। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स क्या है बच्चों? ह्यूमन के इंटरप्शन में, ह्यूमन के इंटरफेयर के द्वारा जो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग होती है एनिमल्स के बीच में, जो डिजायर्ड और कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करवाई जाती है उसे हम कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है? आर्टिफिशियली कोई मेल सुपीरियर एनिमल है, सुपीरियर मेल एनिमल है, उसके सीमन को कलेक्ट करके आर्टिफिशियली फीमेल एनिमल की रिप्रोडक्टिव पार्ट में इंट्रोड्यूस करना।
इसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। यहाँ पर बच्चों एक टेक्निक है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसमें क्या किया जाता है कि जो फीमेल कैटल है उसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है। तो वो अपना जो साइकिल है, रिप्रोडक्टिव जो साइकिल है, उसमें एक एग की जगह 6 to 8 एग रिलीज करता है फीमेल एनिमल। तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं, मल्टीपल ओव्यूलेशन कहते हैं। फिर इसके बाद में आर्टिफिशियली जो मेल सुपीरियर एनिमल है उसके सीमन को इंट्रोड्यूस किया जाता है फीमेल पार्ट में, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब जो 6 to 8 एग प्रोड्यूस हुए जिन्हें हम मल्टीपल ओव्यूल कहते हैं, वो सबके जब फर्टिलाइज हो जाते हैं तो उससे जो जायगोट और फिर जो एम्ब्रियो बनता है उसको कलेक्ट किया जाता है नॉन सर्जिकली फीमेल एनिमल से, और कलेक्ट करके जो 6 से 8 जो एम्ब्रियो बने हैं उनको अलग अलग जो सरोगेट जो एनिमल है फीमेल उनके अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। ठीक है, तो वो सभी क्या है कि फिर आगे नए जो साइकिल को शुरू कर देते हैं, और वहां से जो 6 से 8 जो एनिमल प्रेग्नेंट हुए हैं उनसे फिर नए जो बच्चे हैं उनके वो प्रोड्यूस होते हैं। अब जो पहले वाला जो फीमेल कैटल है वो फिर से उसको मल्टीपल ओव्यूलेशन या सुपर ओव्यूलेशन के लिए यूज लिया जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को देकर। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहते हैं। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहा जाता है। बच्चों आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग पार्ट अपन नेक्स्ट मंडे की क्लास में करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर दें।